बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड में मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें नतीजे पर टिकी हुई है। सभी को 23 नवंबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल ने भी सस्पेंस बढ़ा दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में एनडीए की सरकार का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में आईएनडीआईए को बढ़त दिखाई गई है। देखिए रिपोर्ट। में सत्ता का किंग कौन? झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? खिलेगा कमल या हेमंत की होगी वापसी? झारखंड में विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने के लिए तमाम दल गुना भाग में जुट गए हैं। सीटों को लेकर आकलन किया जा रहा है। एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन, दोनों सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। 51 से ज्यादा सीट जीतकर एनडीए राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल ने भी सभी का सस्पेंस बढ़ा दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने झारखंड में एनडीए की सरकार का अनुमान लगाया है। चाणक्य स्ट्रैटेजी के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीट, इंडी गठबंधन को 35 से 38 सीट और अन्य को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है। मैट्रिक्स, पीपल्स प्लस और टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया और पी मार्क के एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा है। इन सब के बीच न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने की उम्मीद है। एनडीए को 42 से 53 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी का भी दावा है कि एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इस राज्य में बनेगी और वो जनता की सरकार होगी, जनता के लिए काम करने वाली सरकार होगी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में सरकार डूबी रही, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खाए, तो कुल मिलाकर के जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भले ही एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मान रहे हैं और हेमंत की वापसी का दावा कर रहे हैं। बोकारो की कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। पूरा भरोसा है कि लोगों ने आशीर्वाद दिया है और हम लोग बोकारो में इस बार अपने जीत के साथ और अपने बोकारो को बदलेंगे हम लोग। एग्जिट पोल और नेताओं के दावे ने जनता को कंफ्यूज कर दिया है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबकी नजर नतीजे पर टिकी है। न सिर्फ झारखंड की जनता बल्कि नेताओं को भी 23 नवंबर का इंतजार है और इस इंतजार में नेताओं को दिन काटना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो झारखंड में 2 चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 नवंबर को पहले चरण के तहत चुनाव हुआ, जहां पर 43 सीटों पर चुनाव हुआ था। दूसरे चरण की बात कर ले तो 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव हुआ। अब दोनों चरण संपन्न हो चुके हैं और पूरे प्रदेश की जनता की नजरें अब 23 नवंबर पर टिकी हुई है, जब मतदान जो हुए हैं दोनों चरण के तहत, उन मतदान का परिणाम सामने आएगा। अब जिस तरीके से 3.5 करोड़ जनता है झारखंड की तमाम 3.5 करोड़ की जनता, अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कौन से प्रत्याशी की इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर वो सामने आएंगे और वो विधायक बनेंगे। अब इस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। अभी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ने वाले हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे तमाम विधानसभा सीटों से। जैसे कि रांची की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, गिरिडीह की बात कर ले, तो हमारे सहयोगी जुड़ेंगे लाइव और उनसे बातचीत करेंगे।
तो चलिए, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं पर रांची की बात कर ले तो रांची से हमारे सहयोगी राजेश न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे बात पहले करना चाहेंगे रांची की। राजेश, देखिए, रांची में 7 विधानसभा सीटें आती है। रांची जिले की अगर बात कर ले तो मांडर, कांके, रांची, खिजरी, सिल्ली, हटिया और तमाड़, इन 7 विधानसभा सीटों की अगर बात कर ले तो किस तरीके का सियासी समीकरण आ रहा है सामने? देखिए, सियासी समीकरण जो होना था सो हो गया। अब कंटेस्ट सभी जगहों पे हुआ, अब तो रिजल्ट का इंतजार है जी। ये जितने भी विधानसभा क्षेत्रों के नाम आपने लिए, सभी जगह पर रोचक मुकाबला है जी। कोई भी सीट के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सीट किसी दल विशेष के लिए एकदम विन विन पोजीशन है। सभी जगह कंटेस्ट कड़ा है और आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि जो सीन है उसमें एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा विपक्ष को मिल सकता है और वहीं सत्ता पक्ष के जो कामकाज हैं उसका फायदा उसे मिल सकता है। तो कमोबेश आप देखिए कि रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। और पूरे आप बात करें पूरे प्रदेश की, जहां 81 विधानसभा सीटों पर ये मतदान हुए, तो ऐसे बमुश्किल 7, 8 या अधिकतम 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि फला पार्टी जो है वहां से जीत सकती है। हाँ, नहीं तो सभी जगहों पर आप मुकाबला है और कुछ एक जगहों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, आमने सामने के बजाय त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो इसका भी असर रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। अब कुछ घंटों का मसला है कि अब रिजल्ट 23 तारीख को जी। अगर रिजल्ट की बात करें राजेश, तो जिस तरीके से 23 नवंबर को मतगणना होनी है, तो अगर रांची की बात कर ले तो रांची में तमाम 7 विधानसभा सीट के लोग आने वाले हैं। 15 के जो बाजार समिति है वहां पर काउंटिंग होनी है, तो तैयारी किस तरह की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, मतगणना की पूरी तैयारी की गई है और प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुरूप तैयारी कर रखा है और 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें आप 3 लेयर्स मतलब हो गया 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र हैं और उसके बाद ही कोई वहां पर जा सकता है। तो पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही कोई व्यक्ति जो वहां पर काउंटिंग एजेंट होगा किसी भी दल विशेष का, तो वो जाएगा। और इसकी प्रक्रिया भले ही काउंटिंग की 8 बजे से शुरू होती है, लेकिन लोग वहां पर पहले से ही पहुंचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो ईवीएम्स खुलने, पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है। मोटे तौर पर उसमें लगभग 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से, पूरे राज्य से आज ही चुनाव आयोग ने यहाँ जो कार्यालय है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का, वहाँ पर आरओ के प्रतिनिधि आए हुए थे और उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट ले गए हैं। पहले उनकी गिनती होगी और आपको उसमें थोड़ा बहुत ट्रेंड जरूर समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी और उसके कौन से प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। उसके बाद जो है ईवीएम खुलने शुरू होंगे, उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि विधानसभा में ज़्यादा नहीं होता है, मोटे तौर पर आप 12-1 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि किस अलायंस की सरकार बन रही है, किस दल को कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो ये इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी रहते हैं। आप जानते हैं कि जितना जिला प्रशासन है, सभी लोग चुनाव आयोग के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग सबका वो गार्जियन होता है। इस समय जब चुनाव की घोषणा होती है और आचार संहिता जब तक लगी रहती है, तब तक ये सारे छोटे बड़े अधिकारी जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुरूप काम करते हैं और जो इसका उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। बड़े अधिकारी अगर हैं तो वो तो टेंटेड हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में मिलता है। तो काउंटिंग स्थल की बात कर लें हम, यहाँ जो पंडरा बाजार समिति है, अभी बीजेपी का एक डेलीगेशन वहाँ गया था चुनाव आयोग और ज्ञापन दे के कहा है कि काउंटिंग स्थल जो है जहाँ मतगणना होनी है वहाँ पर केंद्रीय बल की नियुक्ति हो, क्योंकि उसे कुछ आशंका नजर आ रही है, यह बताया गया है। तो
सभी राजनीतिक दल के लोग भी वहाँ रहते हैं। देखिए दिन रात वहाँ पहरेदारी होती है, ऐसा नहीं जब से वहाँ जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स आ जाते हैं तब से उसकी पहरेदारी होती है। वैसे उससे पहले से ही सुरक्षा बल वहाँ तैनात रहते हैं। जैसे ही मतदान संपन्न होता है तो वाहन जो मतदान कर्मी हैं वो आते हैं और वहाँ ईवीएम्स जमा करते हैं। वहाँ पर की सुरक्षा सील कर दी जाती है। उसके बाद फिर उसको चेक भी करने का ऑप्शन रहता है। बीच बीच में जो राजनीतिक दल हैं जिनके वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो कमरे के अंदर जाके देखते भी हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है, ये सारी चुनाव आयोग के निर्देश पे किए जाते हैं। तो वो सारा चीज़ हो रहा है और मतगणना स्थल की सुरक्षा अभी भी बहुत पुख्ता रहती है। कोई उधर अनवांटेड तरीके से नहीं जा सकता है। और काउंटिंग के दिन तो सुबह से ही वहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। सभी को ये जिज्ञासा होती है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी आगे बढ़ेगा, और जिनकी संभावना जिनकी अधिक रहती है उस राजनीतिक दल के लोग वहाँ ज़्यादा की संख्या में आते हैं। मोटे तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता, वो निश्चित रूप से मतगणना स्थल पर धीरे धीरे वहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं। और जो काउंटिंग एजेंट है पार्टी के वो तो पहले ही 5 बजे ही वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर सभी टेबल पर वो लोग बैठा दिए जाते हैं। पूरी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है, एक एक चीज़ की कहाँ से ईवीएम जो है निकाला गया, वहाँ फिर कहाँ पहुँचा, तमाम चीज़ों की निगरानी की जाती है। तो तैयारी हो चुकी है और इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि किस प्रकार से वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आकाश जी, राजेश लाइव पे बने रहिएगा। बोकारो का हालचाल ले लेते हैं। बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए बोकारो जिले की अगर बात करें तो गोमिया, बेरमो और बोकारो ये 3 विधानसभा सीटें आती हैं। किस तरीके की वहाँ पर तैयारी की जा रही है काउंटिंग डेट को लेकर, क्योंकि परसों यानी 23 तारीख को वहाँ पर भी काउंटिंग होने हैं? यहाँ बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा है, चंदनकारी, बोकारो, बेरमो और गोमिया। और सभी वहाँ ईवीएम आने के बाद सभी को सील कर दिया गया है उसे वहाँ पर। और जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 3 लेयर सुरक्षा है। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ पर निगरानी बनाए हुए है। बीच बीच में जाकर उसे चेक किया जा रहा है। और आज यहाँ बोकारो के हम कह सकते हैं डीआईजी वहाँ पर मौजूद थे। सुरक्षा जायजा लिया उन्होंने कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जितने भी प्रत्याशी हैं लगातार वह जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चुनाव के बाद में तो कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है, ईवीएम बदले गए हैं। इन सभी को देखते हुए मद्देनजर हम कह सकते हैं कि पूरा सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 3 लेयर में वहाँ पर सुरक्षा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि पहले ही सारी तैयारियां कर ली गई है। लगातार बोकारो डीसी, बोकारो एसपी और जितने भी जिला पदाधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद रह रहे हैं। कई बार दिन में 2 से 3 बार जाकर वहाँ पर देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और जिस दिन मतगणना होना है 23 तारीख को, वहाँ मतगणना सेंटर में किसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है, किसी भी व्यक्ति को मोबाइल नहीं ले जाना है। सभी के लिए पास बने हैं, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे फिर मीडिया के लोग हो या पदाधिकारी हैं, सभी के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हम कह सकते हैं वहाँ जो चुनाव ऑब्जर्वर भी रहेंगे वो भी रहेंगे। और हम सबसे पहले बोकारो विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ से जो है कि विरंची नारायण एनडीए के प्रत्याशी है और श्वेता सिंह यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। और यह दोनों के बीच लोग कह रहे हैं कि टक्कर है, क्योंकि 2 बार के विधायक सिटिंग एमएलए रहे हैं विरंची नारायण। और यहाँ पर श्वेता सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और उनको 13,000 लगभग 13,500 मतों से वो हार गई थी। लेकिन जिस तरह से आज बोकारो विधायक ने कहा कि मैं अपने जीत को लेकर पूरी तरह से स्वस्थ हूँ कि मैं 50,000 वोटों से जीत रहा हूँ, वहीं श्वेता सिंह ने कहा कि लोगों का जो है कि बदलाव के मूड में है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और यहाँ की जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है और इस बार मैं जीत रही हूँ। हालांकि उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आंकड़ा जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन हमारे साथ है, इसलिए वो कह रही है कि हम जीत रहे हैं। लगातार हमने क्षेत्र में समय दिया है, लोगों से बातचीत की है और शाम में भी आज जब हम बात कर रहे थे तो लोगों ने साफ तौर से कहा कि हमने जो मतदान किया है वह
जो मतदान है विकास के मुद्दे पर है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है उन पर है। कई लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो कई लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये सारी बातें हैं। अगर हम बोकारो की हम बात कर रहे हैं तो लोग टक्कर की बात कर रहे हैं, चंदन क्यारी में भी टक्कर की बात कर रहे हैं, और जो बेरमो में है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेएलके से जो वहाँ पर जयराम महतो खड़े हैं वो और अनूप सिंह है इंडिया गठबंधन से और रविंद्र पांडे है बीजेपी से। तो ये तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने क्षेत्रों में देखा था कि लोग जो है धीरे धीरे वह उनका जो महत्व वोट है हम कह सकते हैं एक तरफ वो कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जेएलके के जयराम महतो ने आवाज उठाई थी यहाँ के लोगों के लिए, उसी को लेकर एकजुटता हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि सिर्फ किसी भी एक जात के वोट से कोई जीत नहीं सकता है। जिस तरह से बाहरी भीतरी की बात की गई थी, यह भी एक मुद्दा रहेगा कि आखिर जीतता कौन है। वही जो जयमंगल सिंह है वो विकास के बात पर जीतने की बात कर रहे हैं। रविंद्र पांडे ने कहा कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, अगर हमें जनता मौका देती है तो हम सुरेंद्र और राजेश साहब लाइव पे बने रहिएगा। हमारे साथ गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत फोन लाइन पर जुड़े हुए। श्रीकांत, देखिए हम अभी बात कर रहे थे रांची और बोकारो की, अगर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह का सियासी समीकरण क्या कह रहा है फिलहाल? अगर गिरिडीह विधानसभा की बात करें तो हमने देखा कि 2014 में भी सुदिव्य कुमार सोनू और निर्भय शाहबादी, 2019 में भी वही हुआ, सुदिव्य कुमार सोनू और निर्भय शाहबादी। 2024 के विधानसभा चुनाव में गिरिडीह विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ कह रहा है सियासी समीकरण? देखिए, निश्चित तौर से बता दूं कि गिरिडीह जिले की 6 सीटों पर पहले इंडिया गठबंधन थी, 4 सीटों पर और 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन थी जी। लेकिन इस बार बहुत सीटों पर कांटों की टक्कर है। हो सकता है कि एनडीए 4 पर आ जाए और इंडिया 2 पर, या फिर इंडिया 4 पर रहे या 2 पर। अब ये किला बचाने की चुनौती है। कौन सा किला बचेगा, कौन सा किला ढह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त, अब चूंकि चंद घंटे बाकी है, बताएगा। लेकिन आप कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो मैं आपको ये चीजें स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर है गिरिडीह विधानसभा सीट पर, निर्भय शाहबादी और सुदीप कुमार सोनू दोनों में जीत हार का अंतर बस चंद वोटों का रह जाएगा। जेएलके के जो प्रत्याशी हैं नवीन आनंद चौरसिया, उनकी कैंची किस पर चलेगी ये देखना महत्वपूर्ण है। एक और प्रत्याशी हैं जागरूक जनता पार्टी से अनीसा सिन्हा, वो किसे प्लस करती हैं, 2-4 हजार या 5 हजार, या ये 5 हजार से अंदर रहती हैं, ये भी बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगी। अगर आप गांडे की बात कीजिए तो निश्चित तौर से गांडे में भी कांटे की टक्कर है। और गांडे के बाद अगर बात कीजिए आप तो जमुआ में अपर हैंड में दिख रहा है साफ तौर पर बीजेपी वहां पर, लेकिन पीछे पीछे कांटे की टक्कर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दे रहा है। धनबाद में निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो जब से आए हैं उसके बाद से बाबूलाल मरांडी को उसका फायदा निश्चित तौर से मिलेगा। बगोदर में भी बिल्कुल गिरिडीह वाली स्थिति है, कांटे की टक्कर है विनोद सिंह में और नागेंद्र महतो में। लेकिन डुमरी में जब आप पहुंचते हैं, चूंकि वहां से जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जयराम महतो हैं, मंत्री बेबी देवी है, जेएमएम की परंपरागत सीट है, साख बचाने की चुनौती है, और एनडीए भी वहां मजबूती से चुना, वहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है जी। तो इस तरीके से 6 सीटों में से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आमने सामने की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लेकिन ये 4-2 का बढ़त कौन बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। 4 एनडीए के पास जाएगा, 2 इंडिया के पास, या फिर इंडिया गठबंधन अपनी 4 सीटों को बचा पाएगा। सीट बचाने की चुनौती है इंडिया गठबंधन के पास। अब जब से कुछ ही देर बाकी है ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर से मैं अभी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जमुआ और राजधनबाद, इसमें एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी जनता का जो फीडबैक है हमने जनता से जब जाना, लेकिन इसे आप चुनौती मान सकते हैं, माले मजबूत है वहां पे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पीछे से टक्कर दे रहा धनबाद में, जमुआ में भी आप नहीं मान सकते। कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर चुनाव लड़ा है तो जमुआ में भी कड़ी टक्कर है। लेकिन गिरिडीह सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट है, पूरे जिले में सबसे कांटे की टक्कर अगर कहीं है तो सुदीप कुमार सोनू और निर्भय शाहबादी के बीच में है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। कोई भी पार्टी का प्रत्याशी ये दावा नहीं कर सकता कि हमारी पार्टी यहां से एज में है, हमारी पार्टी यहां से चुनाव निकाल रही, क्योंकि मैंने फिर से कहा कैंची किनके ऊपर चलेगी ये 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। और ये 6 सीटें काफी महत्वपूर्ण रहेंगी सत्ता के करीब ले जाने के लिए, चाहे वो जो भी हो, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो।
6 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है गिरिडीह जिले की। चलिए अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि परसों मतगणना होनी है, कौन सी सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सारी चीजें साफ हो जाएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश रांची से हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े हुए थे, बोकारो से सुरेंद्र जुड़े हुए थे और गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।